अच्छा आप लोग, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद योगेश में। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है संघ की कार्यपालिका, जो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आती है, जिसे अध्याय 1 के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भारत का राष्ट्रपति। आज की जो टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से प्रायः प्रश्न आते हैं, परीक्षाओं में भी आते हैं, तो मैं लेक्चर भी देता रहूँगा, साथ में आप नोट भी करते चलिएगा ताकि आप बेहतरीन आपकी नोट्स तैयार हो जाए। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत ये प्रावधान क्या है कि उसमें लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें होगी? राष्ट्रपति में निहित है, और उसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझते चलिएगा, सुनते चलिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा अध्याय है जो आपके सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी भर्ती परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए अब हम राष्ट्रपति से जुड़े कुछ तथ्यों को यहाँ से ध्यान से देखते हैं और पढ़ते चलते हैं। देखिए आज के टॉपिक जो हम लोग को पढ़ने उसका मैंने आपको पहले बता दिया, उसका नाम है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित पहला अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 52 ही कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। फिर उसके आगे चलेंगे अनुच्छेद 53 का। देखिए 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति। लेकिन जब हम 53(1) की बात करते हैं, जब हम अनुच्छेद 53(1) की बात करते हैं, तो वह कहता है, इसमें वर्णन किया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका प्रयोग वह संविधान के संविधान के अनुसार या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। लेकिन ठीक आगे अनुच्छेद 74(1) में भी कहा गया है। आगे जब हम देखेंगे तो अनुच्छेद 74 एक काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पर अनुच्छेद 74(1) में बात कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसकी सहायता के लिए, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। माने राष्ट्रपति को उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन, अपने कृत्यों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा जो अनुच्छेद 74(4)(1) के अंतर्गत आएगा। मतलब यहाँ पे बात स्पष्ट है कि यहाँ पे दोनों बातों से स्पष्ट है, 53(1) और 74(1), मैंने इन दोनों में एक बात स्पष्ट कर दिया कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद दोनों आएंगे। माने संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आएगा और मंत्रिपरिषद भी आएगा। संघ की जो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, जबकि मंत्रिपरिषद जो होगा वो वास्तविक प्रधान होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए, सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। कहाँ पे? 74(1) में ये बात कही जा रही है। मतलब एक बात साफ और स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, तथा जो प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा, क्योंकि मंत्रियों का प्रधान प्रधानमंत्री है। भारत में अगर ब्रिटेन की देखा जाए तो भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो जिस प्रकार ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख वहां का सम्राट होता है, उसी प्रकार भारत में राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? वह भारत का राष्ट्रपति होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर तो उन्होंने साफ साफ लिखा है, इस बात से सहमत होते हैं कि राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रधान होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रधान होता है, कार्यपालिका का नहीं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है, कार्यपालिका का प्रधान नहीं होता। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व नहीं करता। ध्यान से समझिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस बात को कहते हैं और इस बात से सहमत होते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रधान होता है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व नहीं करता। यह बात आप लोग को जानना चाहिए। ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वो भारत के राष्ट्रपति की स्थिति में देखा जाए तो एक छोटा सा अंतर मिलता है। क्या? कि जो ब्रिटिश का सम्राट होता है वो उत्तराधिकारियों से अपना पद प्राप्त करता है, जो उसका पद होता है वो उत्तराधिकारियों से मिलता है, न कि निर्वाचित होता है। जबकि जो भारत का राष्ट्रपति है वह क्या होता है? वह निर्वाचित होता है, वो अपना पद निर्वाचन होने के बाद प्राप्त करता है। यही कारण है कि भारत में लोकतांत्रिक गणतंत्र है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र जीता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक तथ्य था जो हमने आपको बता दिया। और मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति एक ऐसा अध्याय है जहां से आपको आपकी परीक्षा में
जरूर से प्रश्न आते हैं। तो जब आपको ये पता है कि आपके परीक्षा प्रश्न जरूर से आएंगे, फिर हमें देरी किस बात की है, हमें और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहेगा, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, और e-learning विद दुर्गेश में आप जुड़े रहेंगे तो शायद आप अपने सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब हम और आगे राष्ट्रपति से जुड़े हुए अन्य चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि यहाँ से कभी भी प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। आपके मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हमने ये देखा कि जो अम्बेडकर अनुसार यहाँ हो गया कि वंशानुगत नहीं होता, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस प्रकार भारत में एक संसदीय लोकतंत्र एवं गणतंत्र स्थापित करता है। और संविधान की भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका वर्णन है। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका वर्णित है। और जो संघीय कार्यपालिका है, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महामंत्री, इन सभी से मिलकर सम्मिलित होता है। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, जो संघीय कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सम्मिलित होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जिसे हम कार्यपालिका, विधायिका जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं, न्यायपालिका, ये 3 प्रमुख आधार स्तंभ है भारतीय लोकतंत्र की, जिस पर भारत का पूरा शासन टिका हुआ है। जहां पर विधायिका कानून बनाने का काम करती है, विधि निर्माण का काम करती है, कानून बनाने का काम करती है, वहीं कार्यपालिका इन विधियों को संचालन करने का काम करती है, और न्यायपालिका उन कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने का काम करती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली। अब हमें एक हेडिंग डालना है, राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। चलिए एक छोटी सी हेडिंग आप लोग भी बनाइएगा और एक अच्छी नोट्स भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो बिना देरी किए हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो आप हमसे बेहिचक आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग को जो टॉपिक है वो पढ़ना है राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। और यहाँ से आपको पता है कि कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न तो राष्ट्रपति से आना तय है, जिसे हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, अगर हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें, तो राष्ट्रपति एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का जो प्रतीक होता है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर लिखना चाहे तो लिख लें, जो राष्ट्रपति होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये क्या होता है? ये भारत का ये प्रथम नागरिक होता है। कौन? राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 52 में भी कहा गया है, मैंने आपको पहले बता दिया, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की जो कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। माने संघ की जो कार्यपालिका है उसका भी जो प्रधान होगा वो कौन होगा? वो भारत का राष्ट्रपति होगा। और सभी कार्यपालिका शक्ति उसके अंदर निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अब एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें अब आपको लिखना है, तैयार करना है, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। वो ये है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या है। ये अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कुछ उसकी योग्यताएं दी गई हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं और आप भी नोट डाउन करते चलिएगा ताकि बेहतर नोट्स आपकी तैयार हो जाए। ठीक, तो चलिए देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग e-learning विद दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, और टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके e-learning विद दुर्गेश से तो हर हाल में जुड़े रहिएगा। ठीक, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की योग्यताएं। हेडिंग बनाइएगा आप लोग, सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, राष्ट्रपति की योग्यताएं, थोड़ा राइटिंग मेरी गड़बड़ है ना। योग्यताएं, चलिए यहाँ से आप लोग लिखते चलिएगा, हेडिंग बनाते चलिएगा। राष्ट्रपति की योग्यताएं। अगर हम राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें, तो यहाँ पे अनुच्छेद 58 हमारे जेहन में आता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 58 लिखते चलेगा सभी लोग। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत
कुछ प्रमुख बातें कही गई हैं। आइए उन सभी बातों पर प्रकाश डालते हैं। पहली बात, भारत के राष्ट्रपति बनने की पहली योग्यता क्या होगी? वह भारत का नागरिक हो, वो पागल या दिवालिया न हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यह महत्वपूर्ण है। आयु कितनी? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, मैंने 35 हो या 35 से प्लस हो, यह बात हमें आपको याद रखना होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब वो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यह बात याद रखिएगा, संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा, संसद का सदस्य बनने की वो योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। एक बात और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो, और लाभ के पद पर न हो माने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर न हो। ठीक है, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ और संसाधित क्षेत्रों के जो मंत्री हैं, ये लाभ के पद पर नहीं माने जाते। माने याद रखिएगा, ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई राष्ट्रपति है तो लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति है तो लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल है तो लाभ का पद नहीं है, राज्य किसी राज्य संसाधित क्षेत्र का यदि कोई मंत्री है, संघ माने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई मंत्री है तो लाभ का पद नहीं है। बाकी अगर आप एक प्राइमरी के मास्टर है, जूनियर के मास्टर है, सरकारी मास्टर तो लाभ का पद, एक चपरासी है तो लाभ का पद, अधिकारी है तो लाभ का पद है, किंतु ये सब लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आगे देखेंगे, राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होगा, क्या इतनी चीजें जिसके पास होगा वो क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता? अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं, और इतने उम्मीदवार हो जाते हैं कि चुनाव कराना मुश्किल होता हर गांव से, कि वह भारत का नागरिक हो, पागल है, दिवालिया न हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता, वह किसी लाभ के पद पर ना, अगर किसी लाभ के पद पर होगा तो जिस दिन वो अपना आवेदन करेगा उस दिन उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा, अथवा यदि वह किसी लाभ के पद पर नहीं राष्ट्रपति बनता है, वो संसद का कोई सदस्य है, तो उस दिन उसका पद उस स्थान से रिक्त माना जाएगा जिस दिन वो राष्ट्रपति होगा। तो ये उसकी योग्यताएं थी। लेकिन क्या इतना रहने के बाद क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? ये बड़ा सवाल है हमारे लिए और आपके लिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। माने याद रखिएगा, माने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए यहाँ 2 चीजें चाहिए, एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक। ये दोनों 50-50 होने चाहिए। माने यहाँ पे प्रस्तावक होगा, पहले प्रस्तावक होगा, फिर यहाँ पर हमने देखा अनुमोदक होगा, अनुमोदक होगा। इनकी भी संख्या 50 और इनकी भी संख्या 50। माने 50 प्रस्तावक जो प्रपोज करे, जो ये कहे कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, और ये उन्हीं मतदाताओं में होना चाहिए। ये 50 मतदाता कौन, और मतदान कौन करेगा अभी आगे मैं बताऊंगा कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में से 50 मतदाता इसके प्रस्तावक होंगे, जो ये कहेंगे कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर फिर क्या होंगे, 50 प्रस्तावक हो गए आपके, और 50 उसके बाद क्या होंगे, आपके अनुमोदक होंगे, जो ये अनुमोदन करेंगे कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, अप्रूव्ड करेंगे। तो माने आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 100 होने चाहिए मतदाता, जो ये कहें कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, या आप राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो ये की पॉइंट जो था, ये आपको शायद उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में यहाँ से कोई डाउट आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, बिना किसी समस्या के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे जानेंगे। अब यहाँ पर कुछ बातें और जाननी चाहिए हमें, जैसे कि राष्ट्रपति की जमानत राशि क्या होती है। तो लोग कहते हैं जमानत जब्त हो गई, तो इतना रहने के बाद कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव लड़ सकता है। अब आते हैं जमानत राशि की बात करते हैं। अब हम लोग इसके आगे यहाँ पर जमानत राशि की बात करते हैं। देखिए, जमानत राशि की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। कितनी होती है? 15,000 रुपया जमानत राशि होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है और कुल वैध मतों के, इसका कुल वैध मतों का, ये बात याद रखिएगा, कुल वैध मतों का यदि 1/6 से कम मत प्राप्त करता है, तब
तब उसकी जो जमानत होती है वो जब्त हो जाती है। माने जो इसका जमानत ये होता है, ये क्या होता है, ये पूरी तरह से जब्त हो जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। अब एक अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि राष्ट्रपति के अन्य तथ्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन मतदान कर सकता है। आइए इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, तब हम लोग यहाँ पर अन्य तथ्यों पे बात करेंगे। हम एक बार अनुच्छेद पर चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एक महत्वपूर्ण बात है, आपको मैं बता दूं, आपको अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किया, अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप ऑनलाइन क्लास से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको सर्च करना होगा दुर्गेश सर, इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, जहां पर सभी क्लास और क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश आप जुड़े रहिएगा। अब आते हैं 53 में हमने देखा, अब हम टॉपिक की बात करते हैं। 53 में क्या कह रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब आता है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, आइए इस विषय पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है इसमें कौन कौन होता है। तो एक एक करके हम इन सभी तथ्य जो है इन पर हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, जो भारत का निर्वाचक मंडल होता है इसमें संसद के दोनों सदस्य, मेरी बात को गौर समझिएगा, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, दोनों का मतलब संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं, जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं, तो वो निर्वाचित सदस्य। साथ ही साथ उनके अलावा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 233 सदस्य जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो चुनकर जाते हैं, वो मतदान करते हैं। साथ ही साथ सभी राज्य जो हैं, जितने भी जैसे इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह भी यहाँ पे मतदान करते हैं। आइए अब हम एक बार 54 को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कौन सा अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो आइए कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि हमें और चीजें पढ़ने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग और लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, माने अनुच्छेद 54 की बात करेंगे हम। अनुच्छेद 54 में क्या है, भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा क्योंकि राइटिंग मेरी गड़बड़ है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या क्या है, मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचन, एक काम करते हैं हम लोग केवल यहाँ पर इतना ही देखते हैं, तब थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। राष्ट्रपति का ये है निर्वाचक। ठीक, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक होता है, भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुना जाता है। माने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं करती, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, पद्धति के द्वारा चुना जाता है। और अनुच्छेद 54 में वर्णित है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसके निर्वाचक मंडल में पहला शर्त क्या होता है, संसद के दोनों सदन, माने संसद के, देखिए दो निर्वाचन मंडल होते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, पहला होगा संसद के निर्वाचित सदस्य। तो सदन में दो होते हैं, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। ये बात भी आप लोग जानते रहिएगा। संसद के निर्वाचित सदस्य कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सा लेते हैं। फिर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दूसरा क्या होता है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, जो मतदान करते हैं। अर्थात अगर हम ये देखें, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य या विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। माने हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर
अगर हम संसद की बात करें तो संसद में हमें एक बात यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा हमें और आपको कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है 233 प्लस और लोकसभा का 543। यही क्या करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, माने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो, मनोनीत सदस्य चाहे वो विधानसभा में हो चाहे विधान परिषद में हो, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। यहाँ से ये बात क्या होती है पूरी तरह से क्लियर और स्पष्ट हो जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें और आपको जानना है कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र जिसे आप एनसीआर कहते हैं, माने दिल्ली और पुदुचेरी जो संघ शासित क्षेत्र है, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होंगे। एक बड़ी चीज आपको जानने को मिल गई कि हमें तो पता था कि सभी राज्यों विधानसभा, यहाँ पे देखा हम लोगों ने सभी विधानसभाओं की बात कर रहा है, लेकिन सभी विधानसभा में एक बात हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि सभी जो, तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो संसद के निर्वाचित सदस्य वही यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा है वो भी 70वें संविधान संशोधन 1992 के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है। फिर हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन कराने से पहले योग्यता में हम लोगों ने देखा था कि 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो मतदाताओं द्वारा होना चाहिए, चाहे वो मतदाता संसद के सदस्य हों चाहे वो मतदाता विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से सदस्य होने चाहिए। अब भारत के जो राष्ट्रपति निर्वाचक की जो पद्धति होती है, आइए उस पद्धति के बारे में जानते हैं। एक एक करके हम इसके बारे में बताएंगे। एक रूपता या समतुल्यता का सिद्धांत, हेडिंग बना के लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। आप सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव जुड़े हुए हैं वो सभी जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलेगा। ये मिलेगा कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, लिखिएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, सभी लोग हेडिंग बना के लिखिएगा जो लोग लाइव देख रहे हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। यहाँ पे जो पहली पद्धति दिखाई देती है हमें और आपको, एक पहली पद्धति दिखाई देती है जो है आपकी एक रूपता या समतुल्यता का सिद्धांत। लिख लीजिएगा एक रूपता या समतुल्यता का सिद्धांत। एक रूपता या समतुल्यता का सिद्धांत ये काफी महत्वपूर्ण है। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 में इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, इसमें अनुच्छेद 55 में कहा गया है एक रूपता या समतुल्यता का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व के जो मान में एक रूपता होगी, माने किसी भी राज्य के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि राज्य की विधानसभा के जो प्रतिनिधित्व का मान होता है निकालने के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसके लिए कोई अलग अलग प्रक्रिया नहीं होगी। यह बात हमें और आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिएगा। सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों का जो मतमूल्य होगा, सभी राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनका जो मतमूल्य होगा उसका योग संसद के सभी सदस्यों के मतमूल्य के योग के बराबर होगा। मतलब राज्यों के विधानसभा के जो थे और प्लस संसद के सदस्यों के, इन दोनों के मतमूल्य जो होगा योग वो आपस में बराबर, एक तरफ संसद एक तरफ राज्यों की विधानसभा, दोनों का योग आपस में बराबर होना चाहिए। इसीलिए राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मतमूल्य का निर्धारण कई तरीके से किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए कि विधानसभा के सदस्य के मतमूल्य का निर्धारण प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य के मतों की संख्या निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या से निर्वाचित सदस्यों की से भाग देते। जैसे माना कि हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मैं उत्तर प्रदेश राज्य का हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या अगर 1000 है और अगर यहाँ पे संसद विधानसभा के सदस्य 100 है तो 100 से भाग दे देंगे। मतलब प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या या मतमूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या 1000 थी, 1000 लिख दिया हमने, और विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, जैसे यहाँ पे 100 सदस्य निर्वाचित है तो 100 से भाग दे दिया, तो हमारा जो मतमूल्य निकलेगा आप क्या करेंगे,
भागफल को 1000 से विभाजित करते हैं, भागफल से 1000 से विभाजित करते हैं, तो जो भागफल आता है वो एक सदस्य का मत मूल्य होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर इस नगर की जनसंख्या 1000 है, तो अगर सदस्य संख्या 100 है, 100 से हमने भाग दिया, तो उसके बाद यहाँ पे भी 1000 से भाग देते हैं, ये कट गया। ये कटने के बाद क्या बचा, 10 इंटू 1/1000, ये कट गया, मतलब 1/100। तो मतमूल्य जो उत्तर प्रदेश एक सदस्य का होगा 1/100 होगा। मैंने एक विथ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझा दिया। वैसे मैं बड़ा एग्जाम्पल लेता तो ज्यादा सही होता। जैसे मान लिया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लिया 5 लाख है, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 5 लाख है, मानो सदस्य संख्या यहाँ पे 100 है, तो ये कुल जनसंख्या में सदस्य संख्या से भाग देकर फिर भागे यहाँ पर 1000 करते हैं, एक सदस्य का मत मूल्य निकलेगा। ये 2 लड्डू से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, नीचे 5000 गुणे 1/1000, ये 3 जीरो कट गया, तो बराबर यहाँ पे 5 बचा। माने संसद राज्य विधानसभा के एक सदस्य का जो मत मूल्य निकला वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, अब 1 जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या होगा, +1 करते हैं, यहाँ पे +1, तो +1 करेंगे, अब क्या हो जाएगा 6। मतलब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मतमूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के कुल निर्वाचित सदस्य भाग देंगे, और फिर जो भागफल आएगा उसमें फिर 1000 से भाग देंगे, फिर टोटल में 1 जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उस राज्य के प्रत्येक सदस्य का मतमूल्य निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। किसी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकता है। यहाँ पे भागे 1000 कर सकते हैं या डिवाइडेड बाई 1/1000 कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके पलट जाता है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। तो राज्य विधानसभा के एक सदस्य का जो मतमूल्य निकालते हैं उसकी विधि हमने सूत्र के माध्यम से आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे अगर संसद का निकालना है तो संसद के सदस्य के मतमूल्य का निर्धारण संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतमूल्य निर्धारित करने के लिए सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्य को जोड़कर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के योग से भाग देते हैं। तो भाग देने पर यदि आधा से अधिक भिन्न आए तो वह 1 गिना जाएगा, अन्य भिन्नों की अपेक्षा नहीं तो की जाएगी। जैसे इसका राज्य निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं कि सभी राज्य, दिल्ली पुदुचेरी सहित सभी राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य के मतमूल्य में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के जो मतमूल्य से भाग देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, भाग देते हैं, और भाग देने पर यदि आधा से अधिक आए, मतलब आधा से अधिक आए तो उसे 1 गिना जाएगा। यह बात आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने कॉन्सेप्ट को जो था वो क्लियर कर लिया। अब अन्य चीजों को जो हमें समझना वो काफी महत्वपूर्ण है आपके, कि राष्ट्रपति के चुनाव हेतु ऊपर जो समतुल्यता की व्याख्या की गई है उसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कहते हैं। इसे जो मैंने ऊपर व्याख्या की आपको, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि समतुल्यता का सिद्धांत क्या है, जहाँ पे समानता की बात करता है कि ऐसा ना हो कि राज्य की विधानसभा को लगे नहीं मेरा मत मूल्य ज्यादा, संसद को लगे, मतलब राज्य और केंद्र किसी के साथ अनदेखा ना हो, कि राष्ट्रपति जो है दोनों के लिए बराबर देखता है, दोनों के लिए बराबर संवैधानिक प्रावधान करता है, इसलिए यहाँ पर उसके साथ अनदेखी ना होने पाए। संविधान के अनुच्छेद 55(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होगा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसा निर्वाचन जो होगा वो गुप्त मतदान होगा। कैसा होगा, गुप्त मतदान होगा, मतलब जैसे हम लोग मतदान करते हैं तो छुपा कर मत देते हैं, यही करना है, खुला मतदान नहीं होगा। यह बात हमें और आपको भी अच्छी तरीके से समझना होगा, जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अन्यथा कोई बात नहीं। अब जैसे एक छोटा टॉपिक है कि एकल संक्रमणीय सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जिसे कहते हैं, एकल संक्रमणीय सिद्धांत, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है अगला टॉपिक आपके लिए। आपने कई बार पढ़ा होगा एकल ठीक है, तो यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एकल संक्रमणीय पद्धति जो है, एक मिनट रुकिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी आप लोग को दिक्कत होती है। ठीक है, एकल संक्रमणीय पद्धति जिसे हम थ्योरी ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, यह सिद्धांत कहता है यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो, अगर एक उम्मीदवार है तो उसे
घोषित कर देंगे, निर्विरोध जिता देंगे। और अच्छा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था जो निर्विरोध चुना गया था? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, इस सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि एक से अधिक निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो जो मतदान द्वारा मतदाता को वरीयता उसे क्रम से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 मतदाता है, राम और श्याम, तो पहला मतदान मैंने पहले वरीयता श्याम को दिया फिर राम को, तो जब द्वितीय चक्र की मतगणना होती है तो दोबारा उनका गिना जाता है जो पहले जिनका दिया गया है। आइए इसको अच्छे से मैं समझाता हूँ। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि मतदान द्वारा मतदाता द्वारा जो मतदान पत्र में उम्मीदवारों के नाम चुनाव चिन्ह के आगे वरीयता क्रम डालता है 1 2 3। जैसे आप ये राम और श्याम 2 उम्मीदवार थे, तो अगर किसी ने इनको पहले नंबर पर रखा, इन्हें दूसरे पर रखा, तो पहली बार काउंटिंग हो गया। लेकिन दोबारा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो राम को दूसरे पर और श्याम को पहले पर रखे होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया होती है उसे हम एकल संक्रमणी पद्धति के आधार पर जानते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको शॉर्टकट में समझाना चाहूँगा कि देखिए जो मतगणना कैसे होती है। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद उस व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है जिससे कुल मत मूल्य का आधा से अधिक प्राप्त हो, आधा से अधिक प्राप्त हो। वैध मतों का चुनाव के बाद अवैध मतों को निरस्त कर दिया जाता है और वैध मतों का मत मूल्य निकाला जाता है। निकाले गए मत मूल्य को 2 से भाग देते हैं, फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो आधे से अधिक जो प्राप्त करता है वो विजेता होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। यदि मतगणना में प्रथम दौर में किसी को उम्मीदवार को नियत कोटा आधे से अधिक मूल्य नहीं प्राप्त होता तो द्वितीय चक्र की मतगणना होती है, उसके बाद उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। ठीक है, तो तब तक मतगणना होती जब तक उसे न्यूनतम कोटा जो होती है आधा से अधिक न प्राप्त हो जाए। 2 बार 3 बार 4 बार प्रत्येक चक्र की मतगणना होगी। हर बार द्वितीय चक्र में जो जैसे पहली बार में 1 2 1 जिसको दिया गया उसको निकाल लिया गया, फिर दोबारा में देखेंगे किसको वरीयता दी गई थी, इसके बाद तो वरीयता क्रम के आधार पर मतगणना होती है, मत मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, और यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखिए, आप सभी के पेड क्लास के लिए लाइव क्लास चल रही है और मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिना किसी डर झिझक के ये क्लास आप लाइव देख पा रहे हैं ये लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, और पेड क्लास के लोग हैं तो पेड क्लास में ही देखेंगे और आपकी कोर्स के हिसाब से आपके सिलेबस के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी सी तेजी होगी, तो तेजी इसलिए है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और राष्ट्रपति एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से आपकी भर्ती परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। माने राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और संसद इन दोनों का बराबर महत्व है ताकि राज्य में हितों में कोई अनदेखी न हो जाए। संघ सरकार, केंद्र सरकार जिसमें निरंकुशता न नजर है, इस बात का भी यहाँ ख्याल रखा गया है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो सीधे जनता द्वारा नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। मतलब इसके पीछे जो संविधान निर्माता थे उनका ये ख्याल था, इनकी एक गहरी सोच थी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनकर राष्ट्रपति का जो शासक है वो अनौपचारिक प्रधान बनकर रहना संभव नहीं होता। कि राष्ट्रपति से अगर चुनकर आता तो संभव कम था। लेकिन राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल सत्ता के 2 ध्रुव बन जाते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल 2 ध्रुव बन जाते भैया अगर दोनों चुनकर आते। इसलिए एक तो चुनकर प्रत्यक्ष रूप से आ रहा और एक अप्रत्यक्ष रूप से आता है। इसलिए राष्ट्रपति और संसद के बीच कभी भी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की और संसद के बीच कभी टकराव की स्थिति ना हो, इसलिए संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन की पद्धति जो थी वो अप्रत्यक्ष रखी, न कि प्रत्यक्ष रूप से रखा। तो यह बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते रखिएगा, इससे आप नोट डाउन करके रखिएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो लिख लीजिएगा। 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा यह उपबंध किया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्त स्थान होने पर राष्ट्रपति का निर्वाचन कराया जा सकता है। आइए घटना मैं आपको बताता हूँ। 1974 की घटना है। कब है? 1974 की घटना है। ये घटना काफी महत्वपूर्ण है और इस घटना में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उस समय गुजरात की विधानसभा भंग हो जाती है। 1974 में क्या होता है कि गुजरात की जो विधानसभा होती है भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, ये कराना काफी मुश्किल होता है। तो उसके परामर्श के लिए राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत, ये आप लोग जानते रहिएगा, अनुच्छेद 143 में क्या होता है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है। क्या करता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगता है। तो उसने क्या किया, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा तो सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो वर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने से पहले हो जाना चाहिए। उस दशा में यदि एक या एक से अधिक राज्य की
विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी है तो भी चुनाव कराए जा सकते हैं, माने तब भी चुनाव होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर विधानसभा भंग है तो चुनाव नहीं होंगे, तब भी चुनाव होंगे। यह बात आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1992 के द्वारा संसद ने प्रावधान किया कि राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के पदावधि के समाप्त होने से पूर्व ही करा लिया जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण की पॉइंट था जो परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण था। दूसरी बात है, यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है, जैसे राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा हो उस समय यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि निर्वाचन आयोग करता है। यह बात आप लोग को रट कर रखना होगा, यह बात आपको जान कर रखना होगा। एक बात यहाँ पे और याद रखिएगा कि पुनर्निर्वाचन की योग्यता यह काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि पुनर्निर्वाचन की पात्रता यह अनुच्छेद 57 में यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है। माने भारत में एक ऐसी विधि प्रावधान है कि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया कि एक बार भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकता है, निर्वाचन में भाग ले सकता है, चुनाव जीतने के बाद पुनः राष्ट्रपति हो सकता है। माने कोई भी व्यक्ति यदि भारत का राष्ट्रपति बनना चाहे तो चाहे जितनी बार वो चुनाव लड़ सकता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार रहे, निर्वाचित भी हुए, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए अभी तक निर्वाचित नहीं हुआ। यह बात हमें और आपको जानते रहना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान स्थल क्या होता है, यह भी आप लोग को जानना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के सदस्य अपने राज्य की राजधानी मतदान करते हैं, यह बात याद रखिएगा। राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसकी राजधानी जो होती है वहां पर जाकर विधानसभा के सदस्य मतदान करते हैं, जबकि संसद के सदस्य नई दिल्ली अथवा अपने राज्य की राजधानी में भी मतदान कर सकते हैं। संसद के सदस्य या तो अपने राज्य की राजधानी में चाहे तो नई दिल्ली में भी जाकर मतदान कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई सांसद अपने राज्य की राजधानी में मतदान करना चाहता है तो उसकी सूचना उसे 10 दिन पहले जो चुनाव आयोग है उसे देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने ध्यान से देखिए कि जो संसद का कोई सदस्य है, संसद का सदस्य जिसे सांसद कहते हैं, अगर कोई सांसद अपने राज्य में मतदान करना चाहता है उसे निर्वाचन तिथि से 10 दिन पूर्व चुनाव आयोग को लिखित सूचना देनी पड़ेगी। 10 दिन पहले उसे क्या करना होगा, लिखित सूचना देनी पड़ेगी कि मैं अपना मतदान अपने राज्य के विधानसभा की राज्य की राजधानी में करूंगा, न कि दिल्ली में करूंगा। यह बात आप लोग को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और दूसरी बात, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 60 में कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह निर्वाचित होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माने भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके सामने माने वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने अपने कार्यपालन और संविधान की विधि के संरक्षण और प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा और कल्याण हेतु शपथ लेगा। शपथ है प्राय आपको मैं बता दूं, मैं अमोक, जैसे मैं दुर्गेश जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अर्थात राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान के विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। यह क्या होता है, यह अनुच्छेद 60 में भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है किसके सामने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। तो यहाँ तक हम लोगों ने राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लिया जो हमारी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुए और KT शाह पहली बार और KN दास दूसरी बार। उनके द्वितीय स्थान पर जो प्रत्याशी थे, ये बात आप लोग को जानना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रत्याशी चौथे क्रम में जो हुआ था 1967 में, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जिसमें उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे उसमें 17 उम्मीदवार थे अभी तक के सबसे ज्यादा। उसके बाद 1969 में थे 15 उम्मीदवार, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उम्मीदवार की संख्या कम होती चली गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा। अगर आप चाहें तो मैं इनका एक बार रिवीजन कर देता हूँ, तो एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर अनुच्छेद के आधार पर मैं दोबारा राष्ट्रपति को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। आपके मन में कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ ले, वरना आप नहीं मत कहिएगा कि सर क्लास में पढ़ा दिए, हमको समझ में नहीं आया और क्लास खत्म हो गई। तो यह बात आपके मन में नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार ये कहना चाहूँगा।
देखिए आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी, आप वहाँ से जुड़िएगा जरूर टेलीग्राम में, ठीक है, ताकि आपको टेलीग्राम पे सारी वीडियो की सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, नोट्स जो है वो भी आपको मिल जाएगा, और घर बैठ के अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, तो आइए अब हम यहाँ पर एक बार पूरा चर्चा करते हैं। पहली बात कहा गया है अनुच्छेद 52 में संघ की कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक में राष्ट्रपति को हम लोग को पढ़ना है। अनुच्छेद 52 में यहाँ पे ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वह भारत का प्रथम नागरिक होगा, वह तीनों सेनाओं का नायक होगा। वह क्या होगा? तीनों सेनाओं का नायक होगा, और उसके पास संघ की कार्यपालिका उसके अंतर्गत होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल हमने देखा कि चाहे वो संसद के दोनों सदस्य विधान लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा प्रत्येक राज्य के जो भी निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को भी सम्मिलित किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे अगर 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं क्या था? वह भारत का नागरिक हो, वह पागल व दिवालिया ना हो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। दो प्रश्न यहाँ से बनता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? तो 35 वर्ष होगी। क्या होगी? 35 वर्ष होगी। यह बात आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा पूछेगा तब, तो अधिकतम उम्र सीमा के लिए संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, वो चाहे 95 साल का हो चाहे 200 साल का हो, लेकिन 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 साल के बाद वो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन याद रहे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री लाभ का पद नहीं कहलाता, बाकी जो नौकरशाह होते हैं वो कहलाता है। फिर वह उसके पास 50 अनुमोदक हो, 50 प्रस्तावक हो तो वह चुनाव निर्वाचन लड़ सकता है। जमानत राशि 15,000 है, लेकिन अगर वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त करता तो जमानत जब्त हो जाती है। और यदि राष्ट्रपति संसद का अथवा राज्य विधानमंडल कोई सदस्य है तो वह निर्वाचन के पूर्व उनका सदस्य है, तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सदन में रिक्त मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल के दौरान अन्य कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता। अनुच्छेद 59 के बारे में आप लोग को मैं थोड़ा सा बता दूं कि राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान अन्य कोई भी लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता, वह केवल एक ही पद ग्रहण कर सकता है कि वह भारत का नागरिक है। जबकि अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र, मतलब भारत का राष्ट्रपति जितनी बार चाहे, 35 साल अगर उम्र पूरी कर चुका है तो चाहे जितनी बार चाहे वह री इलेक्शन के योग्य होता है। जबकि आपने देखा होगा कि अमेरिका में 2 बार ज्यादा कोई राष्ट्रपति चुनाव नहीं बन सकता। राजेंद्र प्रसाद 2 बार 1952-57 तक बने थे, फिर 57 से 62 तक। अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 बार ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 70वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 70वें, दिल्ली और पुदुचेरी 1992 से दिल्ली और पुदुचेरी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में अपनी भूमिका दे सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। और मैंने बताया अप्रत्यक्ष मत होता है, अनुपातिक प्रतित्व प्रणाली भी मैंने आपको बता दिया। मत मूल्य कैसे निकालते हैं मैंने ये भी बताया, एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानमंडल निर्वाचित सदस्य से भाग देकर गुणे 1/1000 करके एक जोड़ देते हैं तो हमें मत मूल्य निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने आज काफी चीजें पढ़ लिया। न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं? कुल वैध मतों का आधा करके 2 से भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है? मत मूल्य निकल जाता है। यहाँ से ये बातें आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था। ठीक, तो चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो थी, न्यूनतम आधे का मतलब जितना वैध मत होगा आधे में एक जोड़ने पे न्यूनतम कोटा निकल जाता है, 50% से अधिक हो। तो यहाँ पर मैंने आपको और स्पष्ट तरीके से बता दिया। राष्ट्रपति का शपथ क्या था मैंने वो भी बता दिया। शपथ कैसे लेता? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में दिया गया है। ठीक, तो राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता है, राष्ट्रपति के बिना किराए का और राष्ट्रपति के भवन में रह सकता है। ठीक, और उसका जो पूरा हकदार होगा, और संसद की विधि द्वारा जो भी होगा उसके पद पे रहने के दौरान उसके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी। जब तक राष्ट्रपति 59 में कहा गया है कि उसके पद पे रहते दौरान उसके वेतन भत्ते में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, उसकी जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से मिलेगा और जो आयकर से पूरी तरह से मुक्त होगा। ठीक, अनुच्छेद 59(4) में कहा गया है कि जब भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर होगा तो उसके पद के दौरान उसके वेतन और भत्ते में
कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, यहाँ भी इस बात का भी जिक्र किया गया है। फिर इसके बाद की जो तथ्य हैं उसके बाद हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लगती है, कि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है। तो इसके बाद की जो टॉपिक है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। आज जो था वो हम लोगों ने राष्ट्रपति में प्रमुख रूप से पढ़ लिया, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो वहाँ पर मैं बताते समय मैंने विधानसभा के सदस्य में मैंने एक बात थोड़ा सा गलत जिसमें एक जोड़ना था, उसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि उसमें जनसंख्या, कुल जनसंख्या में मैं वहाँ पे लिख देना चाहूँगा कि तो हो सकता है आप लोग की थोड़ी सी हमने शायद ध्यान नहीं दिया, गलती की वजह से। जैसे विधायक का मतमूल्य निकालना था, तो जो विधायक का मतमूल्य निकालना था तो उसमें राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्य, राज्य के निर्वाचित सदस्य, राज्य के निर्वाचित सदस्य, फिर गुणे 1/1000 कर देते। ठीक है, तो उससे क्या निकल जाता, जैसे मैंने माना था कि माना 5 लाख है, वहाँ पे थोड़ी सी शायद गड़बड़ी हो गई थी। जैसे नगर की जनसंख्या यहाँ पे क्या है 5 लाख है, माना क्या है 5 लाख है, और वहाँ पे कुछ 100 सदस्य हैं, 100 सदस्य हो गए, गुणे 1/1000 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2020 से 3030 से, तो यहाँ पे एक विधायक का मतमूल्य क्या होगा 5 होगा। जो मैं +1 ऐड किया था वहाँ पे एक मत करिएगा, वो न्यूनतम कोटा निकालने के लिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे मैं बता दिया, वो न्यूनतम कोटा निकालने के लिए था। मतलब आधे से एक अधिक जो था वह न्यूनतम कोटा निकालने के लिए था कि आधे निकालने के बाद उसमें एक ऐड कर दिया जाए। तो ये क्या था, एक विधायक का जो मतमूल था जो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्लास आपके सभी के लिए महत्वपूर्ण था, खासकर राष्ट्रपति। यहाँ से आपके परीक्षा में प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राष्ट्रपति से आपका 1 नंबर फिक्स हो गया, और यहाँ से कई प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए। बाद में जब हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज लाएंगे तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से वहाँ को पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि राष्ट्रपति में अब यहाँ से कोई प्रश्न गलत ना होने पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आपके मन में कोई सवाल हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा, वैसे सवाल पूछेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। वैसे भी मेरी क्लास काफ़ी बड़ी और लंबी होती है, आप लोग खुद लगता होगा सर पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ाते चले आते हैं, तो आप लोग जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स भी लिखते चलिएगा, वैसे मैंने डिफाइन कर दिया है, पेड क्लास में आपको नोट्स मिल चुका होगा। और टेलीग्राम पे आप जुड़े हैं तो ठीक है, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहाँ पे आपको सभी क्लास की लिंक सबसे पहले मिल जाएगी। और टेलीग्राम के साथ साथ हमारा फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश है, जहाँ पे ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश दोनों पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आप अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, घर बैठे आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट सीरीज, इन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया। मैंने एक बात यहाँ भी बताया कि यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। और एक बात छोटा सा मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे, मैं उम्मीद करता हूँ मैं आप उसका जवाब जरूर देंगे कि अगर यदि किसी राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अगर भंग हो जाती है, क्या राष्ट्रपति का चुनाव कराना संभव है या नहीं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस तथ्य को पूरी तरीके से समझा के डिफाइन कर दिया था, मतलब पूरी तरह से आपको बता दिया था। तो यहाँ से अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या रहती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स करके हमें जरूर पूछ सकते हैं आप, और इसका जवाब भी दे सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक, ऐसा अध्याय है संघ की कार्यपालिका में जहाँ से प्राय आपके लिए प्रश्न आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और ये बताइएगा ये कहा गया है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का नायक होगा, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का नायक होगा। ठीक, और ये भारत का प्रथम नागरिक है, तो आपको पता ही है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई सवाल आपका जो लाइव देख रहे हैं नहीं है? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।